Guys, I'm Nitya Borade, a second year MBBS student at Bardhaman Mahavir Medical College in Safdarjung Hospital. And my AIR rank in NEET 2018 was 71. And today I'm going to share with you what should be your ideal biology preparation strategy. My new preparation strategy. To tell you about it, मेरा NEET 2018 में biology score out of 360 was 340. और मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि या तो वो बायोलॉजी को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं कि उनके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स पे स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं रह जाता, या तो मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है वो सोचते हैं दे थिंक कि बायोलॉजी इज जस्ट अबाउट रीडिंग, दे स्किप डूइंग क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं कई लोग। तो आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको अपना टाइम बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ठीक तरीके से स्प्लिट करना है। तो बेसिकली गिविंग यू एन ओवरव्यू, आपको ओवरव्यू देते हुए इसमें आइडियली आपके 4 स्टेजेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज द लेसन विच यू स्टडी एंड द फर्स्ट स्टेज विल बी ऑलवेज आप अपनी पहला स्टेप आपका ये है कि आप अपनी एनसीईआरटी लोगे। अब मेरे जो मेरे सारे बुक्स तो अभी मेरे पास है नहीं, पर लकीली मुझे अपनी फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी मिल गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे नित्या लिखा हुआ है एंड आप देख सकते हैं मुझे बाइंडिंग करानी पड़ी थी। इसकी हालत क्या हो रखी है इस बुक की, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीईआरटी मैंने कितनी बार पढ़ी होगी, कितना इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी पढ़ना। नहीं, इसकी हालत सेकेंड ईयर में भी ऐसी थी, अभी नहीं हुई है। एनीवेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी इज लाइक द बाइबल फॉर योर नीड। ठीक है, आप एनसीईआरटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से पॉइंट्स आते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से इमेजेस आते हैं। तो अगर कुछ कंट्रोवर्शियल भी है, डिस्प्यूटेबल कोई स्टेटमेंट है, अगर वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड नीट क्रैक करने की इंटेंशन से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी का सब कुछ याद करना पड़ेगा, आपके माइंड में इंग्रेन होना चाहिए ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। सो कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप, पहले आप एनसीईआरटी लेंगे, जो चैप्टर आपको पढ़ना है आप ना वो रीडिंग लेंगे। आपको बीच में ऐसा लगेगा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, आधी चीजें बताई हुई है, या इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस चीज में, बहुत सारे टॉपिक्स में आपको ऐसा लगेगा, पर आपको बीच में नहीं छोड़ना है। आप पूरी एनसीईआरटी पढ़िए फर्स्ट रीडिंग में, और आप इमेजेस भी देखिए अच्छे से, क्या क्या लेबलिंग है, कहाँ लेबलिंग है। तो ऐसा होता है कि कई बार आपको बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, इमेजेस देते हैं, लेबलिंग होता है, जैसे कि लेयर्स होते हैं फॉर एग्जांपल। अब वो प्रिंटिंग एरर की वजह से समझ नहीं आता कि वो बाहर तक है या अंदर लेबल किया गया है, एंड दे वोंट गिव यू एनी बोनस मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन इफ देयर इज अ प्रिंटिंग एरर। तो लिटरली आपको सेम टू सेम देंगे, आपको इनफैक्ट ऑर्डर ऑफ लेबलिंग और क्या क्या लेबल किया गया है सब कुछ आपके माइंड में एक मेंटल पिक्चर बन जानी चाहिए। इसलिए आप पहले एनसीईआरटी लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स याद करेंगे, उसका एक रीडिंग देंगे, आपको एक चैप्टर का ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या दिया है एनसीईआरटी में। डन। सेकेंड चीज ये है कि ओनली एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, सो सेकेंड स्टेप विल बी टू चूज any material which should be NCERT based। तो आप जो भी अपना मटेरियल चूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा पढ़ने के लिए, वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। और आप ज्यादा वॉल्यूमिनस मटेरियल भी मत चूज कीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब एक एनसाइक्लोपीडिया लेके बैठ गए हम तो सब पढ़ेंगे एंथुजियाज्म में, नहीं, वो चीज आपको नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल ट्रूमैन जैसी बुक बहुत अच्छी बुक है, पर आपको उसका लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, वो आपकी एक रेफरेंस बुक की तरह हो गई। और आप बहुत सारे मटेरियल्स भी मत पढ़ना, आप एक स्टैंडर्ड मटेरियल आप एक चूज कर लीजिए। मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बट चूज वन एंड कीप योर मटेरियल्स लिमिटेड, ओके, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। ओके, आई मीन बोथ डू, बट क्वालिटी इज ऑलवेज अबव क्वांटिटी, बिकॉज आपको एट द एंड इतना सब कुछ नहीं याद रहेगा। तो चूज व्हाट यू आर स्टडिंग वाइजली, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड, अब सेकेंड स्टेप में ये क्या होगा, आपको टॉपिक की डीप नॉलेज हो जाएगी और आपको समझ आ जाएंगे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियरली, और थोड़े और टर्म्स और थोड़े और कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे समझ में जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। एंड थर्ड थिंग, नाउ थर्ड स्टेप इज ओपनिंग। थर्ड स्टेप ये है कि आपको अपना एनसीईआरटी वापस लेना है। थर्ड स्टेप में यू आर गोइंग टू ओपन योर एनसीईआरटी अगेन।
Now what you will do is you will reread whatever you have read. अब जब वापस पढ़ोगे एनसीईआरटी अपने थर्ड स्टेप में, जो कि आपकी सेकेंड रीडिंग होगी एनसीईआरटी की, उसमें आपको लिटरली याद आ जाएगा कि अच्छा ये आपको और बेटर समझ में आएगा और आपको हर पॉइंट लिटरली याद हो जाएगा. फर्स्ट उसमें आप सिर्फ जानने के लिए या पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे. सेकेंड रीडिंग में आपको लिटरली पॉइंट्स याद हो जाएंगे. आपको टर्म्स, डेफिनेशंस एज इट इज याद करने हैं. आपको इमेजेस भी वापस देखने हैं. और हाँ, हर एनसीईआरटी में हर यूनिट के स्टार्टिंग में जो यूनिट का इंट्रोडक्शन है, जैसे कि ये यूनिट का इंट्रोडक्शन है, आपको ये भी पढ़ना है. इनमें भी कई लाइंस ऐसे होते हैं जैसे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स, द बिगेस्ट इम्पैक्ट, द डिफरेंस, या फिर किसी साइंटिस्ट की बात पढ़ना है. इन योर प्रिपरेशन फेज योर स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी टू चूज what you are reading, at least from NCERT, but it should be to read everything. मतलब आपका मैं कहना ये चाहती हूँ कि प्रिपरेशन फेज में आपको ये नहीं सोचना, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं. आपको एलिमिनेट नहीं करना है अपने, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, जब आपको प्रिपरेशन फेज, आपको सब कुछ पढ़ना है. आपका कुछ आप एलिमिनेट करोगे तो ट्रस्ट में आपका टाइम सेव होगा, ऐसा कुछ नहीं. आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़ोगे. तो वो साइंटिस्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है, उन्होंने क्या डिस्कवरीज की थी, कौन सा फील्ड, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कौन सा फील्ड उसके बाद फ्लरिश हुआ, क्या उन्होंने फाइंड किया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. आप चाहें तो फिर जब आप पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी में, तो सपोज एक पैराग्राफ है. अब इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर वॉट एवर इज रिटन इन अ पैराग्राफ. हमेशा हमें पॉइंट्स में जो चीज लिखी हुई होती है, जो पढ़ते हैं हमें वो ज्यादा याद रहता है. पैराग्राफ में जैसे टेक्स्ट बुक में दिया होता है वो हमें समझ जरूर आ जाता है, पर याद करना मुश्किल होता है. तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उसी चीज, आप मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी हो मैक्सिमम सब कुछ इसी बुक में कंसाइज्ड हो. ठीक है, इसी बुक के अंदर हो, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे मुश्किल ना हो. तो जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, सपोज एक पैराग्राफ है, उसके आपको पॉइंट्स लिखने हैं. अब पैराग्राफ के बाजू ही 4 पॉइंट्स ऐसे इंडेंटेशन लगा के पॉइंट्स या फिर उसकी जो समरी है वो लिख दीजिए. अब आता है फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप इज सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कई लोगों को देखा है कि बायो में क्वेश्चंस वो लोग सॉल्व करना स्किप कर देते हैं, थिंकिंग की टाइम सेव होगा, या फिर बायो तो पढ़ लिया है, हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. मैं भी बहुत लेजी होती थी स्टार्टिंग में, बट लेटली इन माई 12th क्लास आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन. तो बायो में भी क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब आप उनसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. आई वुड रिकमेंड आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन से स्टार्ट करें, बिकॉज एग्जाम्पलर क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बोर्ड ने ही दी है एज एन एग्जाम्पल कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ताकि स्टूडेंट को एक आइडिया हो कि किस लेवल के, किस डिफिकल्टी के, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं. तो हर एक चैप्टर के बाद मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करें. बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली सेम एग्जाम्पलर क्वेश्चन वो दे देते हैं in the नीट पेपर. तो बिकॉज आपको वो तो बिल्कुल नहीं मिस करना है, आई वुड नेवर वांट एनीवन टू मिस दैट. सो आप एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कीजिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि कैसे है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है. देन सेकेंड थिंग आई वुड रिकमेंड कि नेक्स्ट आप किस पे जाइए, आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आप करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व. मतलब उससे बेटर और क्या हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको अपना आप एसेस कर पाएंगे खुद को कि मैंने कैसी प्रिपरेशन है, कैसे किया है. और इन क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे आप क्वेश्चन जब करेंगे ना, तब और जब भी आपको, अगर आपका क्वेश्चन राइट भी हो गया कि आंसर करेक्ट आ गया, फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है मन में, तब भी आप वापस जाइए, बुक वापस खोलिए, उसी टॉपिक को, उसी पैराग्राफ को वापस पढ़िए. एंड आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक लाइन सपोज किसी पैरा से दिया, आपके माइंड में पूरा पैरा रिवाइज होगा. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. और अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो कि भाई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, पढ़ा हुआ है, सब कुछ आता है, पर फिर भी हम सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए. द वे ऑफ आस्किंग, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, अगर वो अलग लग रहा है आपको, तब भी उस क्वेश्चन को भी, और जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं, या फिर जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मैं बाद में भी देखना चाहिए मुझे, मैं रिविजन करूंगा या करूंगी, तब मैं क्वेश्चन वापस देखूंगी. बट ऐसा होता है कि रिविजन के टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम
अलग अलग बुक्स खोले या फिर जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसे खोले, तो आप सब कुछ ही लिख लीजिए, सब कुछ। या तो आप पोस्टिक्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने बहुत जगह लगाया है यहाँ पे, देखिए बहुत 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 स्पेस है एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखने के लिए। पोस्टिक्स पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, जितना हो सके कंसाइजली इस एनसीईआरटी बुक को ही आप अपना बेस बनाइए और सब कुछ इसमें लिखिए। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप हमारा, क्वेश्चन सॉल्व करना। अब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपको ना स्पेशल अटेंशन देना हो, आप लिस्ट बना लीजिए। as you go on keep doing the chapters, you'll realize there are a lot of scientists names, the years in which they did experiments. जैसे जैसे आप करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे चैप्टर, आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, साइंटिस्ट ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किसने कौन से किए थे, किस पे किए थे और कौन से ईयर में किए थे। ईयर्स, जो साल है, जो डेट्स है, जो ईयर्स है, वो कई चैप्टर्स में सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। इसको आप स्किप मत कीजिए, ये आपको याद करने हैं। जी हाँ, ये आपको मगअप करना है, रट्टा मारना है, आप जो भी कहिए आपको ईयर्स याद करने पड़ेंगे। स्पेशली कुछ चैप्टर्स में जैसे कि एवोल्यूशन, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी में, और जैसे ईयर्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एमटीपी एक्ट कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले कब हुआ था, किसने किया था, उसमें ईयर याद करना होगा। एवोल्यूशन में तो बहुत सारे ईयर्स हैं। आपको इस साल में ये क्रो-मैग्नन मैन एक सीरीज है एवोल्यूशन में कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन से पीरियड में क्या हुआ था, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बाद में हम पढ़ते टाइम हमें ठीक लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हमें याद हो गया, बट बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये कई चैप्टर्स ऐसे हैं, तो आपको जो ईयर्स और जो सब कुछ है ना उसकी एक अलग लिस्ट बना लो आप, ठीक है, A4 साइज शीट में, या फिर आप अपनी नोटबुक रख लो जहाँ नोट्स बनाओ, उसमें आप एक जगह सारे ईयर्स, सारे साइंटिस्ट के नाम सब कुछ लिख लो और उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते जाओ, ठीक है। तो वो आपको याद हो जाएगा, आपको पैसिवली याद हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसी एक और लिस्ट बना के अपने टेबल, सपोज आप पढ़ रहे हो, आप यहाँ चिपका दो, तो आप जब भी बैठोगे ना, आप उसे देखोगे, आपको पैसिवली ऐसे रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिफरेंट चीजों की लिस्ट बनाना, ओके। एंड रिविजन के लिए, एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर रिविजन। This 4-step strategy was used to we used to try to follow this because हमारे टीचर, मुझे एमके सर ने सिखाया है जूलॉजी, वो ऐसा कहते थे कि तुम पहले एनसीईआरटी, फिर रेफरेंस में, फिर मटेरियल, फिर वापस एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चंस, ऐसे करो। ओके, नाउ कमिंग टू कि अगर आपको लग रहा है आपके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर आप ऐसा आपने ट्राई किया है करने के लिए पर आपसे हो नहीं रहा है, तो या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं रह रहा है, तो इट्स ओके, आप जस्ट काम डाउन। आपको ऐसे डिग्रेड या डिप्रेस होने की या सैड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक आइडियल वे है, मैं रिकमेंड करूंगी कि जितना हो सके इससे स्टिक करो। पर अगर आपके कभी हो रहा है कि आपके पास किसी भी टाइम नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपने सिर्फ एग्जाम्पलर किए हैं, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बिकॉज आपको बार बार रिविजन करना है। नेक्स्ट रिविजन के टाइम पे आपका हो जाएगा। तो बस ट्राई मैक्सिमम टू स्टिक टू द स्ट्रैटेजी इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। थैंक यू। प्लीज टेल मी व्हाट यू वुड लाइक मी टू टेल मोर अबाउट। आपकी कोई क्वेश्चंस है, आपकी कोई क्वेरी है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। थैंक यू, see you, have a great day and all the best.